Hello students, Namaste everyone. I am Sudeep sir, your physics teacher, teaching you electrostatics. Electrostatics मतलब उसमें दो चैप्टर्स हम कंसिडर करते हैं. एक होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. दूसरा होता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. कई बार इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस को अलग उसको बोल सकते हो. वो एक अलग टॉपिक की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है. अब स्टूडेंट्स कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है. कहीं ना कहीं इसका यूज़ आता है. तो ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रेडी रखा है, जिसको मुझे आपके साथ डिस्कस करना है. तो नाम तो दे दिया सम यूनिक केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो पहला केस यहाँ पे है इट इज़ रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी. ये जो टॉपिक है ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेटेड है. इसको ये भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो टॉपिक है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है कैपिटल ई, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो चार्जेस लोकेटेड है Q1 एंड Q2. अब Q1 जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ के पोटेंशियल को मैं बोल रहा हूँ V1, और Q2 जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ के पोटेंशियल को मैं बोल रहा हूँ V2. तो दोनों जगह के पोटेंशियल को मैंने बोल दिया V1 और V2. तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज किसी जगह पे लोकेटेड है और वहाँ का पोटेंशियल V है तो हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी बाय मल्टीप्लाइंग द चार्ज टू पोटेंशियल. अगर आपको याद हो तो हमने चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया था वर्क या तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे जो Q1 चार्ज है वहाँ का पोटेंशियल V1 है, जो Q2 चार्ज है वहाँ का पोटेंशियल V2 है. फाइन. और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो R12 है. जब हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिराइव किया था तब वो दो ही चार्ज थे, उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी थी K(Q1 Q2 बाय R12) वो एक दूसरे की वजह से थी. बाहर का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नहीं था. अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल फील्ड के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं. इसलिए क्या होता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब आपको फाइंड करनी होती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 located at V1. So Q1 into V1, remember charge into potential gives potential energy or work done, plus Q2 into V2, एंड देन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, मतलब एक थर्ड टर्म आएगी K(Q1 Q2 by R12). So this gives you potential energy of a system of two charges Q1 and Q2 separated by a distance of R12 in an external field of E. तो ये जो पहली दो टर्म्स आप देख रहे हो वो एक्सटर्नल फील्ड की इफेक्ट है, और ये जो थर्ड टर्म आप देख रहे हो ये उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है. अब इसी कॉन्सेप्ट को जैसे कि एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया है, अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल में अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आपका जो डायग्राम था, फाइन, आपका जो डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था. आपको एक एक्सटर्नल फील्ड दिया गया था और उस एक्सटर्नल फील्ड में हमने एक डाइपोल को प्लेस किया था. So you can see that there is a dipole in external electric field.
इसका चार्ज माइनस क्यू, इसका चार्ज प्लस क्यू, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 2a. 2a is the separation. I should show you the direction of the dipole moment. This is the direction of dipole moment. Fine. और यहाँ पे this is the angle between the electric field lines and the dipole moment. अगर आपको नहीं मालूम है कि ये क्या है तो ये एक dipole moment की direction को represent कर रहा है. फाइन स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, अगर मुझे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, अगर मुझे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना हो तो ऑलरेडी हमने जो फॉर्मूला डिराइव की है कि पोटेंशियल एनर्जी, उसको रिकॉल करवाता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री इज माइनस पीई. फाइन. पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज 0 and potential energy at 180 degree is equals to plus PE. ओके, तो ये रिजल्ट्स हमने डिराइव किए थे. अब स्टूडेंट्स, अगर इसको मुझे जनरलाइज करना हो, अगर मुझे आपको एक जनरल फॉर्मूला देनी हो तो इसकी जनरल फॉर्मूला है u थीटा. मतलब कोई भी एंगल पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना हो तो आप इसकी फॉर्मूला को यूज कर, आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो माइनस पीई कॉस थीटा. स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को देखिए, u थीटा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा. अगर यहाँ पे आप थीटा की अलग अलग वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपको ये सारे केसेस मिलेंगे. चलिए वेरीफाई करते हैं. पुट थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज 1, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पीई. पुट थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 0, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. एंड पुट थीटा इज इक्वल टू 180, कॉस 180 इज माइनस 1, तो वो माइनस 1 होने की वजह से आपकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी प्लस पीई. तो दिस रिजल्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ जनरल रिजल्ट. इसको आप जनरल रिजल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो. अब इसको अगर मुझे और आगे लेके जाना है तो मैं इसको, आप मुझे ये बताइए कि मैं इसको माइनस पी डॉट ई लिखूं कि मैं इसको माइनस ऑफ ई डॉट पी. स्टूडेंट्स, मुझे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, माइनस पी डॉट ई या माइनस ई डॉट पी? अब यहाँ पे दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए. आप चाहे ए डॉट बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या उसको बी डॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही होते हैं. तो इसको आप इस तरह से, कुछ बुक्स ऐसी होती है रेफरेंस बुक्स जहाँ पे माइनस पी डॉट ई बोलते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती है जहाँ पे माइनस ई डॉट पी. जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती. इफ इट इज ए क्रॉस बी इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी, एंड इफ इट इज बी क्रॉस ए इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड एज बी क्रॉस ए, बिकॉज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए. अब स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से फाइंड करनी, हमने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी, लेकिन वो दो चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन था. फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन था. अगर मुझे कंसीडर करना है कि उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को अगर मैं कंसीडर करता हूं, जो कि डेरिवेशन करते टाइम पे हमने उसको कंसीडर नहीं किया था, तो अगर मुझे ये कंसीडर करना है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, उसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है. अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो स्टूडेंट्स, यहाँ के पोटेंशियल को अगर मैं, मान लीजिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको मैं V1 बोल रहा हूँ और इस पॉइंट का पोटेंशियल है उसको मैं V2 बोल रहा हूँ. फाइन. तो अगर
देखा जाए तो आपका ये जो चार्ज प्लस क्यू है वो जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ का पोटेंशियल है V1, आपका जो चार्ज माइनस क्यू है वो जहाँ पे लोकेटेड है उसका पोटेंशियल है V2। तो इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा Q इंटू V1, ये आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिली इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस आपका हो जाएगा माइनस क्यू क्योंकि इसका चार्ज माइनस क्यू है इंटू V2, तो ये आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी एक और टर्म आएगी और वो जो आपकी टर्म होगी वो होगी के पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच में सेपरेशन। तो यहाँ पे इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब हम एक दूसरे के साथ वाला इंटरेक्शन कंसिडर करते हैं, इस रिजल्ट को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का जो रिजल्ट है वो ये वाला रिजल्ट है। फाइन, वो ये वाला रिजल्ट है, थोड़ा ज्यादा फैंसी हो गया। इसका जो रिजल्ट है, फाइन, जो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है वो इन दो टर्म्स का जो आउटकम है वो है। और अगर दोनों चार्ज का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कंसिडर किया जाए तो आपको एक और टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था वो एक्सटर्नल फील्ड का इन्फ्लुएंस से डिराइव किया था, एक दूसरे के साथ वाला इंटरेक्शन उस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसे टॉपिक्स है जिसको डिस्कस करना है, जिसमें से वन इज बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो कंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, उसका ये रिजल्ट है। जब भी आप कोई एक कंडक्टर कंसिडर कर लीजिए स्टूडेंट्स, ओके, अ कंडक्टर ऑफ आर्बिट्री शेप, एंड रिमेंबर इट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाइड है। तो आप एक कंडक्टर को कंसिडर कर लीजिए और उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया लाइक दिस, और इस फील्ड को हम E बोलेंगे। अब जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर इंडक्शन होता है, चार्जेस इंड्यूस होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अलोंग द फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस गो अलोंग द फील्ड, नेगेटिव चार्जेस गो ऑपोजिट टू द फील्ड। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो यहां पे इस कॉर्नर में जाएंगे और यहां पे असेंबल होंगे, और नेगेटिव चार्जेस गो ऑपोजिट टू द फील्ड। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो सारे नेगेटिव चार्जेस जाएंगे ऑपोजिट टू द फील्ड और इस कॉर्नर में यहां पे असेंबल हो जाएंगे। इसको हम, इन चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं और इस फिनोमिनन को हम इंडक्शन बोलते हैं। अब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कंडक्टर के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ कंडक्टर के अंदर, इसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, ओके। और मैं क्या करता हूं, एक माइनर वेरिएशन करता हूं, इस फील्ड को मैं नाम दे देता हूं E0, और यहां पे जो इंड्यूस्ड फील्ड आपका है उसको मैंने नाम दे दिया E', ओके। अब E' इतना होगा कि वो E0 को एग्जैक्टली कैंसल कर देगा। आपका जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उसको आप लिख सकते हो E रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू E0 माइनस E इंड्यूस्ड, फाइन, माइनस E इंड्यूस्ड। ये जो आपका फील्ड है E', दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ई नॉट जो आपका है वो है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपोज भी कर रहा है, और जैसा कि मैंने यहां पे बोला कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो आप देख रहे हो। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं, जिसकी फॉर्मूला एक मैं आपको देता हूं, Q डैश इज Q इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, जहां पे आप ये जो K देख रहे हो वो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर जब भी इंडक्शन होता है तो ये वाला जो रूल होता है वो ये वाली इक्वेशन, ये वाली फॉर्मूला को वो फॉलो करता है। यहाँ पे आप जो Q डैश देख रहे हो वो है आपका इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज योर इंड्यूस्ड चार्ज, और ये जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। तो एक है आपका इंड्यूस्ड चार्ज, एक है आपका इंड्यूसिंग चार्ज। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टर इज इनफाइनाइट। एक कंडक्टर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, वो यहां से भी आपको मालूम पड़ जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन पहले यहां पे मैं बोल दूंगा कि K ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है क्योंकि उसके अंदर का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। तो अगर यहां पे मैं K के बदले इनफाइनाइट वैल्यू पुटअप करूंगा तो मेरी ये टर्म जीरो हो जाएगी और मुझे Q डैश इज इक्वल्स टू Q मिलेगा। तो यहां पे मैं लिख के देता हूं आपको कि Q डैश इज इक्वल्स टू Q। जब भी किसी कंडक्टर को किसी चार्ज के बाजू में रखा जाता है, उस चार्ज को हम इंड्यूसिंग चार्ज बोलेंगे। तो वो चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम ओरिजिनल फील्ड हमने बोला। वो फील्ड उस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज इंड्यूस करता है जिसको हम इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। वो इंड्यूस चार्ज है वो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इतना होगा, मतलब कि वो जो इंड्यूसिंग चार्ज है उसके साथ उसकी वैल्यू मैच करेगी। इसकी वजह से अंदर इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसको हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल फील्ड को एग्जैक्टली वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा उससे, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन वो उसको कैंसिल कर देगा। आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट बिकम्स जीरो। तो फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल। जब भी किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद उसके अंदर का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा से जीरो ही होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज अगर आप माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर माइका, जैसे मेटल का इनफाइनाइट है वैसे माइका का 6 है। तो यहाँ पे अगर मैं माइका मटेरियल पुटअप करता हूँ तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होने की वजह से 1 माइनस 1/6 इज 5/6। तो उसका जो इंड्यूस चार्ज होगा माइका के अंदर इट विल बी 5/6 ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज। तो सारे मटेरियल में इंड्यूस्ड और इंड्यूसिंग चार्ज है वो सेम नहीं होते हैं। फाइन, खाली कंडक्टर एक ऐसा केस है और इसमें सारे कंडक्टर्स आपके आ गए जहां पे इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज ऑलवेज इक्वल होगा। आपका ओरिजिनल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एट edge.in। थैंक यू वेरी मच।